खवातीन घर में रहते हुए बहुत से मसाइल से दो चार होती हैं। एक्सरसाइज का मतलब वॉक करना या घर में बर्तन धोना या झाड़ू टाकी लगाना बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। अब बच्चे सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर पे रहते हैं, उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा, सन का एक्सपोजर ही नहीं है। अब हर बंदे को दवाइयों से निजात चाहिए। आप 20 साल से दवाई खा रहे हैं, कमर दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा। जो ट्रीटमेंट प्लान हम अपने क्लिनिक में ऑफर करते हैं, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, हिजामा, ड्राई नीडलिंग, ऑक्यूपेंचर थेरेपी, हमारा जो ट्रीटमेंट है तमाम दवाई और सर्जरी को छोड़ के नॉन सर्जिकली जो चीजें की जा सकती हैं पेन इंप्रूव करने के लिए, हम उनके थ्रू इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार स्पेशल। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फकार। नाज़रीन, हर दूसरा इंसान आजकल के दौर में पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द स्पेशली उनसे दो चार है और वो तरह तरह डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन किसी तरह का उनको रिलीफ नहीं मिलता। आज उन्हीं सब के मसाइल के हल के लिए हम जानने के लिए आए हैं, जो कि जौहर पेन रिलीफ सेंटर में डॉक्टर माहिदा ताहर के पास, जो कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, और उनसे हम जानेंगे इन सब मसाइल से कैसे निपटा जाए और विदाउट मेडिसिन इनका हल कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं फिजा कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। डॉक्टर साहिबा, आजकल जैसा कि आपको भी पता है कि बहुत से लोगों को ये मसाइल हैं, कमर का दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द। मतलब बूढ़े तो चले हैं एज के साथ, लेकिन आजकल यंग जनरेशन में ये मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने इस करियर का आगाज़ कहाँ से किया, कैसे किया और किन से इंस्पायर होकर किया? तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। मेरी वालदा जब मैं काफ़ी छोटी थी, उनको दर्द शटीका, जिसको हम आम ज़बान में री का दर्द कहते हैं, वो उससे सफ़र करती थी और वो तकरीबन बिल्कुल बेड पर आ चुकी थी। मल्टीपल लोगों ने उनको सर्जरी रेकमेंड कर दी थी डॉक्टर्स ने, बट क्योंकि हम सभी डरते हैं सर्जरी से, उन्होंने नहीं करवाई। वहाँ से आगाज़ हुआ इस फील्ड को जानने का, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। और मैं अपनी वालदा को पहले दिन लेटे हुए लेकर गई थी और स्ट्रेचर के ऊपर, और जब नेक्स्ट द सेम डे जब मैं थेरेपी करा के वापस आई तो वो बैठ के वापस आई। तो हमने मिरेकल होते देखा उसके साथ। तब हमें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अच्छा, ये भी कोई डॉक्टरी होती है या ये भी कोई इलाज होता है जो बगैर दवाई और बगैर सर्जरी के किया जाता है और इतनी अच्छी रिकवरी आ सकती है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एक्सपोजर मिला इस फील्ड से रिलेटेड। और मैंने तभी सोचा था कि ज़िंदगी में डॉक्टर तो बनना है और अगर मौका मिलेगा तो फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर बनेंगे। तो क्या लगता है आपको कि किस कदर मुश्किलात रही आपको इस फील्ड में कामयाब होने तक? बाय गॉड्स विल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत इस तरह से नहीं करनी पड़ी कि मैं कहूँगी मैंने बहुत स्ट्रगल की। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा टचवुड हाथ में शिफा रखी, बरकत डाली। हम लोगों ने राइट टाइम पे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, और वो एक टाइम था जब स्विच कर रही थी सोसाइटी, दवाइयाँ खाने को छोड़ रही थी। अब भी आप किसी को देखें, लोग दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते। अब हर बंदे को दवाइयों से निजात चाहिए। आप 20 साल से दवाई खा रहे हैं, कमर दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो लोग चाहते हैं कि उनको कोई ऑल्टरनेटिव हल मिले जिसके ज़रिए उनका दर्द सही हो सके। तो वो राइट टाइम पे राइट चॉइस की वजह से अल्लाह ताला ने उसमें हमें करम दिया। इट्स बीन 7 to 8 years सिंस मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड ओपीडी विद पेशेंट्स, और पेशेंट्स को फ़र्क पड़ता है तो यू गेट रेफरल्स और आपको दोबारा आपका काम चलता रहता है। आजकल यंग जनरेशन में बैक पेन और जो कि जोड़ों का दर्द बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्पेशली फॉर यंग जनरेशन के कैसे निपटा जाए उनसे? जो आज से 20 साल पहले आप दूध पीते थे, जो उसकी तासीर थी वो अब है ही नहीं। ना कि सब्जी और फलों में वो तासीर रह चुकी है, जिस तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से। दूसरी जो मेन चीज़ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप हमारे ज़माने में जब हम ज़रा छोटे होते थे, हम बाहर जाके गली में खेला करते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं। अब बच्चे सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर पर रहते हैं, उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा, सन का एक्सपोजर ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ना प्रॉपर न्यूट्रिशन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई गेम्स नहीं है, तो इवेंचुअली वो आपको जो दर्दें पहले 40-50 में होती थी वो 20-25 में आना शुरू हो गई हैं। देन कुछ काम काज इस तरह के हो गए हैं, जैसे IT वर्कर, वो ऑफिस रिलेटेड सारी रात काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा इन्हांस कर दी है। इस वजह से बॉडी पेन्स जो हैं वो यंग जनरेशन में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट प्लान हम अपने क्लिनिक में ऑफर करते हैं उसके अंदर आ जाती है फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, हिजामा, ड्राई नीडलिंग, ऑक्यूपेंचर थेरेपी। हमारा जो ट्रीटमेंट है तमाम दवाई और सर्जरी को छोड़ के तमाम वो चीज़ें जो नॉन इन्वेसिव यानी कि नॉन सर्जिकली जो चीज़ें की जा सकती हैं पेन इंप्रूव करने के लिए, हम उनके थ्रू इलाज करते हैं। जब एक पेशेंट आता है ऑन द कंसल्टेशन, हमें पहले पता चलता है उसका एज ग्रुप क्या है, मसला क्या है, उसको देखते हुए हम इनका मिक्सचर बनाते हैं प्लान का, और जो चीज़ जिसके लिए ऑप्टिमल हो वो ऐड किया जाता है। जैसे कई चीज़ें वो ओल्ड एज में नहीं करनी, यंग में कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो यंग में नहीं ज़रूरत होती है
और ओल्ड एज में हमें करने की ज़रूरत है। मसल स्ट्रेंथनिंग हो गई, एक्सरसाइजेज हो गई, तो ये तमाम जो मजमुआ है इलाज का वो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बेसिकली इन ये मसाइल हर दूसरे इंसान में आजकल हैं, तो इन शॉर्ट आप क्या कहेंगी कि ऐसे मसाइल से निपटने के लिए ऐसी कौन सी एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है जो हर इंसान को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एडिक्वेट डाइट और एक्सरसाइज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर अपनी ज़िंदगी में डाल लें। आप ये देखें कि एक्टिव से एक्टिव बंदा जो अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस को इम्पोर्टेंस देता है, वो सारे ओल्ड एज तक इतनी जल्दी डिटोरिएट नहीं करती उनकी बॉडी, क्योंकि उनके पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब वॉक करना या घर में बर्तन धोना या झाड़ू टाकी लगाना बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, यानी वो वर्जिश करना जिसमें आप थोड़े से वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें ताकि आप अपने मसल्स को ताकतवर बना सकें। जिस इंसान के मसल ताकतवर रहते हैं वो ओल्ड एज तक इन पेन्स का शिकार नहीं होता। अच्छा बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मोटापे का भी शिकार हैं और वो कहती हैं कि हम घर का सारा काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो डाइट की तरफ भी नहीं जा रही ना एक्सरसाइज की तरफ। तो ऐसी खवातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कौन कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ताकि ये बहुत कॉमन इशू हो गया है खवातीन के अंदर स्पेशली? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक मिथ ब्रेक करूंगी। लोग सबसे पहले मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं जिसकी कमर में दर्द है इसका वजन ज़्यादा है इसलिए। माना वजन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतले बंदे को दर्द नहीं होती। तो मोटे और पतले बंदे दोनों को उसी हिसाब से दर्द होती है। इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट। ऑब्वियसली ओवरवेट होने के साथ साथ उसके अपने बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप मोटे हैं तो ही दर्दें होंगी और आप एक पतला बंदा है उसको दर्द हो ही नहीं सकता। सो ये वेट के ऊपर तकाजे पे नहीं होता। और आजकल की जो स्ट्रेस इन्वायरमेंट और जो हमारी फीमेल्स जिन चीज़ों से गुजरती हैं, तो अब नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, मेंटल स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं वेट गेन में। फिर बच्चों की पैदाइश, एक औरत 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रही है तो थोड़ा वेट इंक्रीज़ करना इट्स कॉमन। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, थोड़ा सा जिम, वही बात है, आप एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वेट लूज़ करना इतना बड़ा टास्क नहीं होता, आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आजकल जो ना जो आज के प्रोग्राम में मेरा बेसिकली मकसद ये होगा कि हम ज़्यादा बात ख़वातीन के लिए करें क्योंकि वो घर में रहती हैं, कुछ उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो बिकॉज जो मेल हजरात हैं वो बाहर आते जाते हैं, उनको एक्सरसाइज इससे हो जाती है, लेकिन ख़वातीन घर में रहते हुए बहुत से मसाइल से दो चार होती हैं। जो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में उनको ये जो कि बोन के बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं, बैक बोन का पेन अक्सर रहता है, तो ये 9 मंथ के अंदर अंदर वो जो दर्द है उसको कैसे निपटा जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए कोई टिप्स बताएं। अच्छा, टिप्स से ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कमर का दर्द प्रेगनेंसी में होना बहुत नॉर्मल है। चौथे से 5वें महीने के बाद औरतों की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है, क्योंकि औरत ने जब बच्चा पैदा करना है तो आपकी जो निचली हड्डी होती है, जिसको पेल्विस की हड्डी कहते हैं, वो खुलती है, क्योंकि वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका निज़ाम, कुदरत आपको प्रिपेयर कर रही है। उसमें आपके लिगामेंट्स खिंचते हैं, पुल होते हैं, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहती है। पहली चीज़ तो ये बहुत नॉर्मल बात है, हर दूसरे बंदे को ये फेस करना पड़ता है। लेकिन यस, ये नहीं कि आप दर्द में पड़े रहें। उसके लिए अगर आप प्रॉपरली पहले मंथ से कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ मसाज थेरेपी लेते हैं और एक्सरसाइजेस रेगुलर रखते हैं, तो इन पेन्स को डिक्रीज करने में आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और पेन मैनेजमेंट भी रहती है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में दवाइयाँ तो वैसे भी नहीं खा सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे फिजियोथेरेपी हेल्प्स अ लॉट। अगर कोई पहले मंथ से ही एक्टिव है फीमेल और एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखती है, तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा आजकल मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी है कि मोस्ट जो गर्ल्स की बात की जाए तो वो अच्छी डाइट की तरफ नहीं जा रही होती, वो कोई मल्टीविटामिन ले रही हैं, कोई सप्लीमेंट्स ले रही हैं। तो क्या ये चीज़ें उस चीज़ को कम्पीट कर सकती हैं जो कि हमारी असल जो ग़ज़ा है, देसी ग़ज़ा जिनको कहते हैं घर में रोटी सालन ETC वगैरह, तो बाहर जो जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल वो करते हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगी? प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं है फिजा। मैंने स्टार्ट करते ही पहले ही एक बात तो ये आपसे की कि इवन कि आप घर का खाना जो आप सब्जी या फल खा रहे हैं वो भी इतना ऑर्गेनिक नहीं रह गया। उसमें खादें डली हुई हैं, चीज़ें मिक्स हुई हैं, अब उतनी ऑर्गेनिक फूड की वो तासीर ही नहीं है। तो सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग इतना हेल्दी खा ही नहीं रहे। इवन जो हम हेल्दी, आप मुर्गी को देख लें, चिकन का, अगर हम बात करें तो जो चिकन है वो आपको क्या ही ताकत देगी।
ठीक हो गया। सो पॉइंट ये है कि अब हमारे फूड डे बाय डे इतने डिटोरिएट हो रहे हैं कि सप्लीमेंट्स की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर है, और इसके कोई नुकसान नहीं होते। हाँ, एब्यूसिवली नहीं खाने कि अब लग गए हैं तो सारी ज़िंदगी खाई जा रहे हैं। एक अपने डॉक्टर के साथ बात करके प्रॉपर अमाउंट या प्रॉपर टाइम के लिए उसको खाएं, फिर उसको ब्रेक दें, फिर खाएं, और इस तरीके से इसको लेके चलें, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं जो लोग ऑफिस में जो वर्क करते हैं, ऑफिस में बाहर काम करते हैं, तो उनके पोस्चर के हवाले से बात करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे जो देखे हैं मेल फीमेल जो कि ऑफिस में काम करते हैं, उनको अक्सर ये इश्यूज़ रहते हैं, बैक पेन, गर्दन का पेन हो गया। तो उनके लिए कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव कुछ चीज़ें बताएं कि उनका बैठने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उनको एहतियात करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो आईटी वर्कर्स होते हैं या जितने भी हैं, ऑब्वियसली उनका काम सारा दिन लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठने का है, तो जो गर्दन का पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है। ज़ाहिर बात है, जब आप गलत पोस्चर में बैठते हैं आपके मसल्स स्प्रेन होते हैं, खिंचते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, मसल पुल हुआ होता है, जिसकी वजह से फिर नेक पेन्स का शिकार होते हैं। फिर मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ना कि सिर्फ आईटी वर्कर, हम सारे भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पोस्चर होता है। सो दैट इज़ द बैड पोस्चर ऑब्वियसली, और ये आपकी स्पाइन हेल्थ और आपके मसल हेल्थ दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपकी स्क्रीन है या आपका मोबाइल है, जब आप बैठे हों तो वो आई लेवल पे होना चाहिए। जैसे मैं आपको देख के बात करी हूँ, इतनी ऊंची स्क्रीन होनी चाहिए ताकि आपको गर्दन झुका के या ऊंचा करके ना देखना पड़े, और साथ इसी तरीके से आपकी दोनों एल्बोज टेबल पे सपोर्टेड होनी चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में होने चाहिए, और बिल्कुल बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप थक जाते हैं तो बैक सपोर्ट रखें, और मैं पेशेंट्स को अपने सबको ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी एक ही पोस्चर में कंसेक्यूटिव ज़्यादा देर नहीं रहना, लाइक 25-30 मिनट से ज़्यादा आप एक ही पोस्चर पे प्लीज़ ना रहें। और कॉन्स्टेंटली आप बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, पानी का ग्लास लें, वापस आ जाएं, बट कॉन्टीन्यूसली ट्राई टू चेंज योर पोस्चर। घर में कुछ जो ऐसी ख़वातीन उनको बड़ा मिसकंसेप्ट है, अक्सर उनके बैक पेन होना या फिर गर्दन का दर्द होना, थोड़ा सा खिंचाव पड़ना, तो वो सोचते हैं कि शायद किसी ने हम पे जादू टूना कर दिया। तो ये बड़ा मिसकंसेप्ट है, इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा आज। देखिए, ये जो होती है ना, ये कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक है। हर कल्चर फ़र्क होता है। हमारे कल्चर में ऑब्वियसली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा रेशियो है जिसमें अनएजुकेटेड लोग हैं या एजुकेशन की कमी है, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सोचते हैं, ठीक है। और ये कल्चरल बैरियर सिर्फ हमारे अंदर ही है, आप बाहर जाएं तो वो इन चीज़ों के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते। सो ये बड़ा एक छोटा चंक है जो हमारा कल्चर है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये सब कुछ जादू टोना हो गया या दर्दें हो गई हैं। वो सबके अपने एक पर्सनल बिलीव्स हैं, बट येस, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पेन्स तो निकलती हैं ना, नज़र आ जाती हैं। येस, तो ऐसी जो कॉमन सी पेन्स होती हैं उनके रिलीफ के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज जो कि आप बताएंगी कि ऐसी करनी चाहिए जो नॉर्मली हर ख़वातीन इजीली कर सकती हैं। अच्छा, सब इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि हम 1-2 एक्सरसाइजेज में तो इसको वाइंड अप नहीं कर सकते। मेरा इंस्टा यूट्यूब चैनल है, आप उसको बिल्कुल विजिट करें, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस आप करें तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर माहिदा के नाम से आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग ऑनलाइन, और मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियोस अपलोड भी की हुई हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि कायरोप्रैक्टिक जो एडजस्टमेंट है वो आप कैसे करते हैं, जो एक मेन पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का। अच्छा जी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स जो हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट की जाती है, और क्योंकि हमें पता है कि हमारा हराम मगज़ गुजर रहा होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर से, तो तमाम हराम मगज़ से निकलने वाली जो नसें हैं उनकी सर्कुलेशन इधर से ही हो रही होती है। तो जब आप बॉडी की अलाइनमेंट करते हैं तो जो आपकी सिग्नलिंग है, नसों की सिग्नलिंग है पट्ठों तक, वो इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी पेन्स को मैनेज कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी सर्जरी और एनी मेडिसिन। तो ये एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नॉन इन्वेसिव तरीक़ेकार इलाज का। तो ये कितना पेनफुल है। अच्छा, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, जितना ये लगता है सख्त, उतना ये सख्त होता नहीं है। इट्स ओनली अबाउट द टेक्निक, और बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है ये। अच्छा, मोस्टली लोगों का ये माइंडसेट है हिजामा, जो कि बहुत कम करवाती हैं लोग, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसके बारे में ज़रा आवाम को बताइएगा, शायद उनका रुझान थोड़ा बढ़ जाए इस तरफ। तो ये कितना पेनफुल है और किस तरह का जो हिजामा होता है, कितने किस्म का होता है। अच्छा, हिजामे में 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक वेट कपिंग बोली जाती है और एक ड्राई कपिंग। जो वेट कपिंग होती है उसमें कट लगा के खून निकाला जाता है, और जो ड्राई कपिंग होती है वो बस सिंपली हम कप अप्लाई करते हैं और उसको उतार देते हैं। दोनों के अपने अपने रिजल्ट्स और बेनिफिट्स होते हैं। जो ड्राई कपिंग है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं पट्ठों के खिंचाव में, मसल स्पैज़म में और पेन्स के लिए। जो वेट कपिंग है उसमें वैसे सुन्नत की कहें तो तमाम तर बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के, और लेकिन जो मेजर बेनिफिट्स लोग इससे लेते हैं, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है,
है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है आपकी बॉडी की, आप एक्नी बेहतर हो सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को मैनेजमेंट और कंट्रोल करने के लिए, बॉडी पेन्स, सुन्न हो जाना किसी हिस्से का, और देयर आर मल्टीपल अदर बेनिफिट्स ऑफ हिजामा, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप हिजामा से अचीव कर सकते हैं। मोस्टली आजकल बीपी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में, ख़वातीन में, बड़ों में। तो इससे जबकि ऑन द स्पॉट हम कैसे निपट सकते हैं? ऐसे कौन से आप बताएं कोई टिप्स कि अगर बीपी लो हो गया है तो क्या करना चाहिए, बीपी हाई है तो क्या? तो हिजामा आप किस कदर रेकमेंड करेंगे इस इश्यूज़ में? अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि अगर आपका बीपी हाई रहता है तो अपना वाटर इनटेक आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और सॉल्ट इनटेक को कम कर लेना चाहिए। और उसके साथ बीपी की ऑब्वियसली ये तो है नॉर्मल रेगुलेशन, अगर एक हद से ज़्यादा आपका बीपी जा रहा है तो वो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको मेडिकेशंस पे डालते हैं। और जहाँ तक बीपी लो होने का तकाज़ा है उसके अंदर भी ये होता है कि स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी बीपी लो हो जाता है लोगों का। कोई टेंशन आ गई, परेशानी, एकदम से बीपी लो हो गया, और फूड डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो सकता है, तो वो आपने मैनेजमेंट करनी है अपने फूड इनटेक के साथ, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ, तो दोनों चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेन जो इशू आजकल चल रहा है उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी, आपसे भी रहनुमाई लूँगी कि डायबिटीज़ बहुत आम हो चुकी है बच्चों में, इवन के प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए स्पेशली जो हड्डियों का जो डायबिटीज़ होती है वो बड़ी डेंजरस है, जो बूढ़े लोग ज़्यादा इससे दो चार हैं। तो उसके लिए बताइएगा कि कैसे हमें इसको सोल्व करना चाहिए, इस इशू को कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जिन खाने में है, जैसे कि चावल, आटा, रोटी हो गई आपकी, और जो भी फैटी कंटेंट्स हैं आपके, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो आप वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपके बॉडी में जो आपका शुगर का कंटेंट है या डायबिटीज़ उसको इंक्रीज़ करता है। तो ऐसे लोग जो डायबिटीज़ को सफ़र कर रहे हैं, पहली चीज़ आई रिकमेंड कि उनको अपनी नॉर्मल डाइट ही इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखनी चाहिए, यानी कि कुछ टाइम खाएं और कुछ फास्ट करें, और कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय उनको थोड़ा सा मतलब लो ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बॉडी के अंदर एकदम से इंसुलिन की स्पाइक नहीं होगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। तो खाने से कंट्रोल करने को डायबिटीज़ को बड़ा अच्छा और आसान हल है। एक तो रात को कोशिश करें कि अगर आप 11-12 बजे सो जाते हैं तो शाम को 7 बजे के बाद खाना मत लें। खाना खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी ज़िंदगी का हिस्सा रखें। ज़्यादा वज़नी खाने या हैवी फूड्स आप दिन में लें, और रात को कोशिश करें लाइट से लाइट ग़िज़ा लें। तो उससे ये है कि आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ क्यूरेबल तो नहीं होता, बट मैनेज कर सकते हैं इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मेन एक चीज़ है कि स्लीपिंग टाइम बहुत इशू है कि लोग देर जो कि लेट नाइट जागते हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा कि इस लेट नाइट जागने से हमारे किस कदर बॉडी में डिजीज़ बढ़ती हैं और इनको मैनेज किस तरह किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट बता देती हूँ। हमने एक रूल बनाना है 8-8-8 का। उसमें 8 घंटे नींद, 8 घंटे आपका काम, और 8 घंटे जो होता है वो आपका अपना लेजर टाइम, ठीक है, ये आपका फैमिली टाइम होता है। तो आपने सबसे ज़्यादा तो अपने ये 8/8 रूल पे चलना है। अगर आप 8 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं तो इवेंचुअली वो बाद में जाके आपकी मसल प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है। तो स्लीप 8 आवर्स इज़ मिनिमम जो आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत यूज़फुल है ख़वातीन के लिए भी, यंग जनरेशन के लिए भी, जो कि बहुत यंग जनरेशन में ज़्यादा ये मसाइल हैं कि वो बहुत लेट नाइट वो जागते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग उठते भी नहीं हैं, तो उससे बहुत से मसाइल हैं। तो अब हम आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की जानिब। तो डॉक्टर्स होने के साथ साथ किस तरह आप घरेलू जो लाइफ है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को किस तरह टाइम मैनेज करती हैं? अच्छा, ये तो बाय गॉड्स विल आई हैव अ गुड हस्बैंड, और वो खुद भी डॉक्टर हैं, ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो ये है कि हम दोनों क्योंकि प्रोफेशनल है तो हम एक दूसरे के काम को बहुत अच्छे से समझते हैं, और कभी इस मैटर से हमें कभी इशू भी नहीं हुआ। आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, शी इज़ 2। और ऑब्वियसली जब आपके बच्चे होते हैं और आपने काम भी करना है तो थोड़ा सा लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अक्सर फीमेल्स ये एक बहुत प्रॉब्लम है कि वो पढ़ ज़रूर लेती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करती। तो अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम फील्ड में आगे कैसे जाएंगे? और फीमेल्स ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि उनको फीमेल डॉक्टर्स ही मिलें। तो जितनी भी लड़कियां हैं जो मेडिकल परस्यू करती हैं, आई डू रिकमेंड देम कि अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस दें और काम ज़रूर करें, बच्चों के लिए भी टाइम निकालें, लेकिन मैनेजमेंट हर चीज़ की अवेलेबल मिल जाती है। और हम रहते हैं पाकिस्तान में, आपको यहाँ पे ये वो है जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी हैं, वो टेक केयर कर लेते हैं, साथ में आपको हाउस हेल्प्स मिल जाते हैं, डे केयर्स पाकिस्तान में भी अब इतने अच्छे डे केयर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, आप अपनी वर्किंग आवर्स में बच्चों को डे केयर में छोड़ सकते हैं। लेकिन अपने
अपने जो आजकल के हालात हैं मुल्क की, तो मेरा ख्याल है मियाँ बीवी दोनों को काम करना चाहिए, और स्पेशली जब आप प्रोफेशनल हो तो बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे ना एक सवाल मेरे माइंड में आया, जैसे आपने बात की कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो एक वर्किंग वूमेन के लिए उसका फील्ड का लाइफ पार्टनर होना किस हद तक ज़रूरी है, कि किस हद तक इसकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं लाइफ में? मैं ये कहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग स्पाउस होना चाहिए, फील्ड मैटर नहीं करती। मैं और मेरे हस्बैंड भी 2 अलग फील्ड से डिपेंड करते हैं, ठीक है डॉक्टर हैं बट उनका काम बिल्कुल मेरे से इंटायरली डिफरेंट है। बट अगर कोई आपको सिर्फ सपोर्ट ही कर देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 2 डिफरेंट फील्ड के लोग भी इकट्ठे रह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये इंसान की नेचर पर डिपेंड ज़्यादा करता है। तो नाज़रीन, अब हम जानेंगे डॉक्टर साहिबा से लास्ट पे, ये उन ख़वातीन के लिए जो घर में रह के बहुत फ्रस्ट्रेट होती हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो हड्डियों को रिलेटेड, पट्ठों को रिलेटेड, पूरी बॉडी में जो भी इश्यूज होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उनके लिए डॉक्टर साहब क्या हम मैसेज देंगी, तो उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनकी लाइफ में मैनेजमेंट हो जाए, इन सब मसाइल से छुटकारा मिल जाए उनको? देखें, हर चीज़ की मैनेजमेंट लाइफ में पाई जाती है। जैसे कि आपको डायबिटीज़ है और आप उसकी मैनेजमेंट करते हैं, इसी तरीके से आपने जो है पेन की भी मैनेजमेंट करनी होती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको फेस कर रहे हैं, आप कोई पेन्स हैं, तो प्लीज़ अपने प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें, उसको प्रॉपरली देखें, अपने डायग्नोसिस बनवाएं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये घर पे बैठ के यूट्यूब से टोटके और ये चीज़ों पे आपने अमल नहीं करना, ना कि आप यूट्यूब पे बताई गई एक्सरसाइजेस के ऊपर अमल करना है। अनटिल अनलेस आपको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं है कि आपका इशू क्या है, उसको देखते हुए सेकेंडली अपनी डाइट अच्छी रखें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें, फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज किया करें, मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करें और खुश रहा करें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो कि घर में रह के उनको ऐसे मौके नहीं मिलते। तो होप्स नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत यूज़फुल रहा होगा आज का प्रोग्राम आपके लिए, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो सिर्फ घर की हद तक महदूद हैं, बाहर तक नहीं निकल सकती, लेकिन उनके बहुत सारे मसाइल आज के इस प्रोग्राम में हल हो गए होंगे। और डॉक्टर जो कि माहिदा ताहिर, जो कि स्पेशलिस्ट हैं बोन्स के इश्यूज़ के रिलेटेड, और बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसी जो टिप्स उन्होंने हमसे शेयर की हैं आज के प्रोग्राम में, होप्स तो आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। तो जब भी आपको कोई मसाइल हो तो कभी भी विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किए खुद से देसी टोटके करने से ज़रा परहेज़ कीजिए। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त होता है हमारा ख़त्म। नए प्रोग्राम और नई पर्सनैलिटी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।